आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हो सकता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपने कभी नाम नहीं सुना हो, आज आपको एकदम डिफिकल्ट टाइप लगे, लेकिन थोड़ी देर में आपको ये इजी लगेगा। तो बच्चों हमारे साथ अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, काम करना चालू कर दीजिए। लिखिए अ सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN। जैसे बच्चों आपको किसी ने बताया होगा कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो HP में होता है तो वो उसके रेसिप्रोकल क्या हो जाते हैं, AP में हो जाते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने एक सीक्वेंस कंसिडर किया है A1 A2 A3 अप टू AN, वो क्या है, ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, of non-zero real numbers is called a HP। HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। if the sequence 1 by A1 comma 1 upon A2 comma 1 upon A3 dot 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 1 upon AN is an AP। तो अगर बच्चों कोई सीक्वेंस HP में है तो बच्चों वो तभी हो सकती है जब उसके जो टर्म्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाए और वो AP में फॉर्मेशन कर दे। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, अगर नंबर्स HP में है तो उनके रेसिप्रोकल 100% AP में होनी चाहिए, तभी वो सीरीज कहलाएगी कि वो HP में है। ठीक है, अगर आपको कम समझ में आया हो तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1 1/3 1/5 1/7 1/9, मान लीजिए ये किसमें है, ये HP में है। किसमें है ये, HP में। तो हमने लिख दिया ये किसमें है, इन HP। तो बेटा इन नंबर्स के रेसिप्रोकल जरा चेक करो, बिकॉज इनके रेसिप्रोकल क्या है, 1 3 5 7 9। ये किसमें बच्चों, ये किसमें है, AP में है। तो बच्चों ये सीक्वेंस HP में हम तभी कह सकते हैं जब हर टर्म का रेसिप्रोकल करने पर वो सीरीज क्या फॉर्मेशन करे, AP फॉर्म करे। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, अगर कोई भी सीक्वेंस HP में है तो उनके रेसिप्रोकल 100% AP में होंगे, तभी वो सीक्वेंस HP में कहलाएगी। तो बच्चों आपको ये बहुत 100% याद रखनी है, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। के बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है, द nth टर्म of HP, the nth term of HP is the reciprocal of the nth term of AP। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बच्चों मैंने कह दूं कि if A1 A2 A3 डॉट 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 AN किसमें है, HP में है। अगर A1 A2 A3 AN किसमें है, HP में है, एंड कॉमन डिफरेंस ठीक है ना, एंड कॉमन डिफरेंस किसमें है सीरीज का, इज D। कॉमन डिफरेंस क्या है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग AP का D। ठीक है ना, तो बच्चों अगर A1 A2 A3 किसमें है, HP में है, तो उनके रेसिप्रोकल किसमें होंगे, AP में होंगे। तो अगर हम सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग AP is D। तो बच्चों हमको कुल मिलाकर के D अगर लिखना हो तो इस सीरीज का D क्या होगा, वो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कट। अगर कोई भी सीरीज HP में है तो उनके रेसिप्रोकल AP में होंगे, तो कॉमन डिफरेंस आप जरूर लिख सकते हैं। और बच्चों अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड में लिखाया कि उस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, AP के nth टर्म का रेसिप्रोकल होगा। AP के nth टर्म का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये बात बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जहां पर बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो फर्स्ट टर्म होगा 1/A1। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/A1। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो सभी बच्चे यहां पर आप देख लीजिए,
कि अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है तो आप बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि जो nth टर्म होता है वो AP के nth टर्म का रेसिप्रोकल होता है HP में। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी किसी भी HP का अगर nth टर्म लिखना हो तो वो रेसिप्रोकल होता है AP के nth टर्म के। जहां बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस भी मैंने क्लियर कर दिया और फर्स्ट टर्म भी आपको क्लियर कर दिया। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी भी समझ में ना आया हो तो मेरे से वो क्लियर कट अभी बता सकता है, मैं उसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक अभी कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी बात ना क्लियर हुई हो तो मेरे को बता दे। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, और कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा, तभी आपको और बातें भी क्लियर होंगी धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों एक पहले सबसे एक आसान क्वेश्चन लेते हैं और वो आपको समझता है। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी ले रहा हूं अभी। तो बच्चों मैं क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, और उसमें आप कई सारी चीजें सीखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, इफ x ग्रेटर देन 1, कॉमा y ग्रेटर देन 1, कॉमा z ग्रेटर देन 1। मतलब आपके पास x y z गिवन है, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी है, तीनों ही 1 से बड़े हैं। तो बच्चों ये जो x y z है वो किसमें है? आपके जीपी में। किसमें? जीपी में। तो बच्चों आपको बताना है कि 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z, ये किस में होंगे? Rn किस में होंगे? तो बच्चों अगर x 1 से बड़ा है, y भी 1 से बड़ा है, z भी 1 से बड़ा है, ये जीपी में है, तो 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z, ये किस में होंगे? AP में, जीपी में, एचपी में, या नन ऑफ दीस? तो बच्चों मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया था कि अगर नंबर्स जो है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड, किस में है ये बच्चों? एक्स वाई जेड जीपी में है। तो मैंने बताया था अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो आप क्या लिखते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। और बच्चों अगर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिलता है? आपको याद होगा अच्छे तरीके से। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो क्या रिलेशन आ जाता है? वो आ जाता है 2 जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 log y इज इक्वल टू log x प्लस log z। और बच्चों अगर log 2 टाइम्स log y इज इक्वल टू log x प्लस log z है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि log x कॉमा log y कॉमा log z किसमें है? AP में है। किसमें है? AP में। तो बच्चों मैंने आपको ये प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो उनका लॉग ले लेते हैं, तो नंबर्स किस में होते हैं? एपी में होते हैं। और बच्चों एपी की सभी प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चे, कि अगर हम इन नंबर्स में 1 ऐड भी कर दें, मतलब अगर हम इन नंबर्स में क्या करें? 1 को ऐड कर दें, तो भी ये नंबर्स किस में होंगे? तो भी ये नंबर्स किस में होंगे? एपी में ही रहेंगे। इसका मतलब 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln y और 1 प्लस ln z, ये किस में होंगे? एपी में ही होंगे। ठीक है। और बच्चों अगर नंबर्स एपी में है और अगर हम उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एचपी में। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln y, 1 प्लस ln z अगर एपी में है तो उनके रेसिप्रोकल क्या होंगे? उनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, किसमें होंगे? एचपी में होंगे। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि एचपी और एपी का एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बच्चों बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ ले, तो मैं उसको अभी भी समझा दूंगा। ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा जिसको अभी भी ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वो मेरे को समझा दे। और उसको याद रखना होगा कि एचपी और एपी में इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर नंबर्स एचपी में है तो उनके रेसिप्रोकल एपी में होंगे, अगर नंबर्स एपी में है तो उनका रेसिप्रोकल एचपी में होता है। तो बच्चों यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों अब आपको एचपी का कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ही होगा। फिर से बच्चों हम लोग देखते हैं, लेट द positive numbers
let the positive numbers A, B, C, D, A, B, C, D be in AP. Then ABC, comma, then ABC, comma, ABD, comma, ACD, comma, BCD are. तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लेट द पॉजिटिव नंबर्स ABCD बी इन AP, ये AP में है तो आपको बताना है ABC, ABD, B और BCD ये जो नंबर्स दिए गए ये किस में होंगे, ये आपको बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। बच्चों पहले देखो क्या दिया है आपके पास दिया है कि ABCD किस में है, AP में है, ये गिवन है, आप देख लीजिए AP में गिवन है ना। तो बच्चों ये मान लो ये अगर इंक्रीजिंग AP है तो अगर हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था चाहे आगे से लिखो चाहे पीछे से लिखो तो AP तो रहेगी वो। तो बच्चों हम ये भी तो लिख सकते हैं अगर ABCD AP में है तो DCBA वो भी किस में होगा, AP में ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करें, हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दें, तो अगर नंबर्स AP में है तो उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, HP में होंगे, किस में होंगे, HP में होंगे। तो बच्चों देखो जो मेरे को चाहिए था वो मैंने एग्जैक्टली अपीयर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम हर टर्म में ABCD मल्टीप्लाई कर देते हैं, ABCD हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे को चाहिए था वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, हर टर्म में ABCD मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे को जो चाहिए था वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया NHP। तो बच्चों ये बात क्लियर होनी चाहिए अब आपको कि ABC कॉमा ABD कॉमा ACD कॉमा BCD किसमें है, RNHP। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इतने इजी क्वेश्चन अभी भी कोई डाउटफुल हो तो आप हमको बताइएगा, मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर लूंगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हो उस तरह से तो मेरे को बिल्कुल बताएं, मैं उसको दोबारा सॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। सर ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए सर एक बार, ये वाला। अच्छा यस, मैं दोबारा बताता हूँ। तो बच्चों मैं क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख लो एक मिनट। मैंने बच्चों आपको यहाँ पर सबसे पहले बहुत आसान सी चीज लिखवाई, आप अपनी तरीके से कर लो, मेरी तरीके से ना करो। आप सबसे पहले लिखो कि ABCD RNAP, लिख लिया आपने। फिर हर टर्म का रेसिप्रोकल कर लो, हर टर्म का रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या आ जाएगा 1/A 1/B 1/C 1/D किस में होंगे, HP में होंगे, होंगे। उसके बाद पूरे टर्म में यानी पूरे एक्सप्रेशन में ABCD का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपको AP की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, GP की प्रॉपर्टीज लिखाई थी, वैसी HP की भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर नंबर्स AP में होते हैं या नंबर्स HP में होते हैं, अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो भी वो AP में ही रहेंगे। याद है ना, प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। तो उसी तरीके से हमने पूरे एक्सप्रेशन में ABCD मल्टीप्लाई किया। तो ABCD अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है जो आपको फाइंड करना था यानी कि ये फाइंड करना था वो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि ये किस में है। तो ये किस में आ जाएगा, जब टर्म्स कैंसिल होंगे तो ये HP में आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, आसान तरीका है, टफ नहीं है। अगर आपको टफ महसूस हो रहा है तो आप इसको एक बार कॉपी में करिए, आपको आसान लगेगा। टाइम दीजिए, हर चीज के लिए टाइम देना पड़ता है। तो नंबर्स अगर AP में है तो उनके रेसिप्रोकल HP में है। फिर हमने हर टर्म में ABCD मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रूफ करना था वो हमारे पास डायरेक्टली अपीयर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा हो चुका है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आप सभी को और ज्यादा ध्यान से देखना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान से, इफ pth, qth and rth terms of an HP are A, B and C,
देखो क्या लिखा है, लिखा है if pth, qth and rth terms of an HP are A, B and C, prove that Q minus R upon A plus R minus P upon B plus P minus Q upon C इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान तरीका है, देखिए कैसे करता हूं मैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन एपी में भी किया है तो आप अब एचपी में कर रहे हैं, और बच्चों मैंने आपको लिखना सिखाया है कि एचपी में किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन एपी में आता है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं होता। उसी तरीके से बच्चों अगर क्वेश्चन एचपी में आएगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। तो ये आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको लेट करना पड़ेगा, तो उसको आप लेट कर लीजिए। तो बच्चों क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो पीएथ टर्म है वो है ए, यही तो गिवन है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता, मैंने मतलब क्या बताया था कि जो अगर पीएथ टर्म एचपी का लिखना हो तो वो रेसिप्रोकल होगा एपी के पीएथ टर्म के, और एपी का पीएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यही तो मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नहीं। और बच्चों फिर देखो क्या दिया है, आपको दिया है कि जो क्यूअथ टर्म है वो है बी। तो बच्चों क्यूअथ टर्म क्या होगा, वो होगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये क्यूअथ टर्म बच्चों बी है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों देखो क्या दिया है, जो आरथ टर्म है वो सी है। तो आरथ टर्म क्या हो गया, वो गया 1 अपॉन ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह के एक्सप्रेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए भाई। अब बच्चों जो प्रूफ करना है हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ले चलना होगा। देखो प्रूफ में बच्चों क्या है, प्रूफ में है 1 अपॉन ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस 1 अपॉन बी टाइम्स आर माइनस बी। तो बटो बाय इक्वेशन 1 2 3 आप 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी तो निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों 1 अपॉन ए निकालिए, क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 अपॉन ए जो होगा वो होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों 1 अपॉन बी क्या होगा, वो होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों 1 अपॉन सी क्या होगा, वो होगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो बिल्कुल बता सकता है, अभी भी मैं रुका हुआ हूँ। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों जो आपको प्रूफ करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, लिखा है क्यू माइनस आर टाइम्स 1 अपॉन ए। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं और लिखते हैं क्यू माइनस आर टाइम्स 1 अपॉन ए, और 1 अपॉन ए की वैल्यू बच्चों आप डाल दीजिए, क्या आएगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर बच्चों देखिए क्या लिखा है, फिर लिखा है आर माइनस पी टाइम्स 1 अपॉन बी। देखिए आर माइनस पी टाइम्स 1 अपॉन बी, और बच्चों 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, वो है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस फिर देखो बच्चों क्या दिया है, P माइनस क्यू टाइम्स 1 अपॉन सी, और बच्चों 1 अपॉन सी की वैल्यू भी आप समझ चुके हैं, ठीक है, ये आपने डाल दी। अब बच्चों टर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कलेक्ट करेंगे, आप कहेंगे ए के साथ क्या क्या आ रहा है, ए के साथ आ रहा है क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू आ रहा है ना। उसी तरीके से बच्चों आप डी के साथ कलेक्ट कर लीजिए टर्म। तो बच्चों डी के साथ क्या क्या टर्म आएंगे, जरा कलेक्ट करिए अपने आप। P माइनस 1 क्यू माइनस आर आएगा, क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस P माइनस क्यू आर माइनस 1, ये आएगा बच्चों। अब बच्चों जरा आप ध्यान से देखिए, अगर आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो A के अंदर भी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा, और जब D के अंदर जब सारे टर्म्स खोलेंगे तो वो भी कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको 0 के बराबर ही दिखाना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे किया है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा फिर से देख लीजिए, पूरा चेक कर लीजिए और मेरे को बताइए।
तो मैं क्या कर देता हूं, मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूं। तो बच्चों आप लोग को शायद ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड two numbers, find two numbers between 1/16 and 1/6 such that the first 3 terms, find two numbers between 1/16 and 1/6 such that the first 3 terms in GP and last 3 terms in HP। तो बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, ये लोगों को पढ़ने में बहुत ही अजीब टाइप का लगता है, लेकिन ये अजीब है नहीं अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 1/16 एंड 1/6। तो बच्चों 1/16 और 1/6 के बीच में पहले 2 नंबर्स आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हर चीज मन में सोचेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो लिख लीजिए लेट ए बी द नंबर्स between 1/16 and 1/6। Now 1/16, A, B, 1/6 ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो बच्चों देखो ये आपकी सीरीज एक बन करके आई है जब मैंने 1/16 और 1/6 के बीच में 2 नंबर्स A और B को इंसर्ट किया। तो बच्चों क्या कह रहा है सीरीज में कि पहले जो 3 टर्म्स है वो जीपी फॉर्म कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, अगर ये टर्म्स जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब 1/16 A, B किसमें है, जीपी में, क्योंकि पहले 3 टर्म तो यही हुए आपके। और बच्चों अगर नंबर्स किसमें होते हैं, जीपी में होते हैं, तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, b इंटू 1/16। ये आपका बन गया फर्स्ट रिलेशन। देखो भाई हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अभी भी मेरे को टारगेट करें, मैं बताऊंगा। उसके बाद बच्चों क्या दिया गया है कि जो लास्ट 3 नंबर है तो वो सीक्वेंस में क्या बनेंगे, a, b, 1/6। ये किसमें है बच्चों, ये है HP में। किसमें है, HP में। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अगर नंबर्स HP में होते हैं तो क्या रिलेशन होता है उसमें। क्या आपको पता है नंबर्स अगर HP में होते हैं, जैसे बच्चों अगर नंबर्स AP में होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2B = ABC लिखते हैं ना। नंबर्स GP में होते हैं तो क्या लिखते हैं आप, बताइए बताइए, नंबर्स GP में होते हैं तो क्या लिखते हैं आप, B² = AC लिखते हैं। अगर नंबर्स HP में होंगे तो आप क्या लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो HP को AP में कन्वर्ट कर लीजिए और रिलेशन निकाल लीजिए। और अगर आपको पता है तो आप जनरलाइज रिलेशन यहाँ पे 1 मिनट के लिए डेवलप कर लीजिए, कोने में जाइए, यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर लीजिए। कैसे डेवलप करेंगे, आप लिखेंगे कि अगर ABC HP में है मान लीजिए, तो 1/A, 1/B, 1/C किस में होंगे, AP में होंगे। That means 1/B minus 1/A is equal to 1/C minus 1/B। ऐसे होगा। That means यहां से आ जाएगा 2/B is equal to 1/C plus 1/A। That means बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, आएगा 2/B is equal to A plus C upon AC। ये आएगा। That means बच्चों यहां से क्या आएगा, B is equal to 2AC upon A plus C। और आज के बाद हर बच्चे को ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए ताकि आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। क्या कि अगर नंबर्स HP में है ABC तो बीच वाला किसके इक्वल होता है, 2AC अपॉन A plus C के। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया आप AP के बारे में जानते हैं 2B = A plus C, GP के बारे में जानते हैं B² = AC। अब HP के बारे में भी जान लीजिए कि अगर 3 नंबर्स HP में है तो बीच वाला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2AC अपॉन A plus C। तो बच्चों इस वाले रिलेशन में यानी इस वाले क्वेश्चन में A की जगह A है,
b की जगह b है और c की जगह 1/6। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर b, क्या लिखेंगे, लिखिए हमारे साथ, चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। यही तो नंबर है ना आपके, ए बी कॉमा 1/6। तो क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। तो बच्चों ये आपका एक और दूसरा रिलेशन डेवलप हो गया। तो पहला रिलेशन भी आपको पता है और दूसरा रिलेशन भी पता है। तो बच्चों आपको अब कुछ नहीं करना है, इन दो रिलेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका काम बन जाएगा। और बच्चों जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2a अपॉन, क्या आएगा ये, 6a प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच्चों कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करें, a स्क्वायर इक्वल टू b/16 गिवन है, उसमें ये b की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप करिए इसको आराम से। तो ये हो जाएगा, नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16b। अब आप इसमें वो रिलेशन उठा के पुट कर दीजिए, 1/16 टाइम्स b, b क्या है, 2a अपॉन 6a प्लस 1। ये बच्चों b की वैल्यू है, 2a अपॉन 6a प्लस 1। अब बच्चों ये देखिए पूरी a में इक्वेशन बन गई है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन a। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आएगी 1/12 और a की वैल्यू आएगी -1/4। और बच्चों a की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि a सीक्वेंस में अगर नेगेटिव हम ले लेंगे तो सीक्वेंस बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे के सीक्वेंस सब गड़बड़ करने लगेंगे। इसलिए a आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेने लगेंगे। तो a की वैल्यू 1/12 होगी। ठीक है ना भाई, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो a होगा वो क्या नहीं हो सकता है, वो 1 माइनस का 1/4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपनी सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है 1/16 a b 1/6। तो 1/16 और 1/6 तो खुद पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो उनके बीच में भी क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स तो आएंगे ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आएंगे ही पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। इसलिए a की वैल्यू -1/4 आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों a आपका आ गया, अब आप b भी निकाल लीजिए। b कैसे निकालेंगे, आपके पास रिलेशन गिवन है, b इज इक्वल टू 2a अपॉन 6a प्लस 1। इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें बच्चों a की वैल्यू पुट कर लीजिए और b की वैल्यू आएगी 1/9। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों फाइनली a इज इक्वल टू 1/12 और b इज इक्वल टू 1/9। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो दोबारा इसको सॉल्व करें और मेरे को बताएं इसको कहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ये मैं आपके सामने वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लगा दिया। अब आप देखिए आपको कहाँ कंफ्यूजन है, तो हम आपको दोबारा बताएं। ओके बच्चों, तो हम लोग एक बार स्टैंडर्ड रिवाइज कर लेते हैं। क्या स्टैंडर्ड मैंने अब तक आपको सिखाए हैं बच्चों, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बच्चों सिखाया है कि अगर ए बी सी एपी में हो, किसमें हो, एपी में हो, तो आप क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर ए बी सी किसमें हो, जीपी में हो, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी सी किसमें हो, एचपी में हो, तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ये लिखेंगे।
B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। तो देखिए बच्चों, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये AP के लिए है, ये GP के लिए है, ठीक है, और ये HP के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको उसकी प्रूविंग भी करवाई थी, स्टार बनवा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करें। आप देख लो अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा देख ले अभी आराम से। ओके बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, आपको करना होगा और आप उसको जल्दी से जल्दी निकाल के दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ HP। आपको HP का फिफ्थ टर्म निकालना है। तो आपके पास नंबर है 2/9, 4/17, 1/4, ये दिया है HP में। तो आपको उसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? आपको उस तरह को HP के बारे में तो पता ही नहीं है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यस, इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए। तो ये किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा ना। अब बच्चों अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, चाहे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, चाहे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो वो सेम आएगा। आप चेक कर लो, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 9/2 है, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल के चेक कर लो, -1/4 है। निकाल के आप खुद चेक करो। तो बच्चों इस AP का फिफ्थ टर्म तो आप लिख ही सकते हैं। AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा? A + 5 - 1 × D, ये होगा AP का फिफ्थ टर्म। तो बच्चों फिफ्थ टर्म क्या है? वो है 9/2, 5 - 1 4 × D। D क्या है? -1/4 इज इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? 9/2 - 1, ये हो जाएगा 7/2। तो AB का जो फिफ्थ टर्म है वो है 7/2। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो 7/2। लेकिन ये 7/2 किस सीरीज का है? जो AP फॉर्म कर रही है। इसका मतलब वो HP में कितना होगा? HP में कितना होगा? वो होगा 2/7। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों HP में आते ही वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि हमको फाइनल HP पे निकालना है फिफ्थ टर्म, AP पे थोड़ा ना निकालना है। तो आप निकालने के बाद अपना आंसर क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अभी भी देख लीजिए, किसी बच्चे को न क्लियर हो तो वो दोबारा पूछ सकता है बिल्कुल आराम से। कोई भी एक सिंगल बच्चा भी हो जिसको न क्लियर हो रहा हो। जरा आगे का फैन धीरे कर देना वाला, आवाज अंदर तक आ रही। एक नंबर धीरे कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to d to the power w is equal to, ये सारे टर्म्स आपस में इस तरह से इक्वल है, ठीक है। एंड a b c d are in GP, then prove that x y z w in HP तो ये निकालना है बच्चों। तो बच्चों क्या गिवन है? a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w, ये सारे टर्म्स इक्वल है। और आपके पास दिया है कि a b c d r इन GP है। आपको प्रूफ करना है x y z w HP में।
तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इजी है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में बनता है तो इसमें पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू किस में होंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि आप प्रूफ करिए ये एचपी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w, ये सब इक्वल है, इनको k के बराबर इक्वल मान, ठीक है। दैट मींस a की पावर x क्या हो जाएगा k, b की पावर y क्या हो जाएगा k, c की पावर z कितना हो जाएगा k, d की पावर w कितना हो जाएगा k, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से x कितना आएगा, x आ जाएगा log k a, y कितना आ जाएगा log k b, z कितना आ जाएगा log k c, w कितना आ जाएगा log k d। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, समझ गए ना आप सभी लोग। देखिए मैंने क्या किया अभी ध्यान से, आपके पास जो रिलेशन दिया था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखिए क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि ए बी सी डी किसमें है, आपके पास गिवन है कि ए बी सी डी किसमें है, जीपी में है। तो मैंने आपको बताया अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो उनके लॉग किस में होते हैं, एपी में होते हैं, उनके लॉग किस में होते हैं, एपी में होते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स जीपी में है तो उनके लॉग एपी में होंगे। अब बच्चों हमको आपको जनरेट करा के क्या देना है, आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू में रिलेशन चाहिए। अब आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू में रिलेशन पाने के लिए यहीं पे कुछ आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, लॉग के ए को एक्स कह रहे हैं, एक काम कर दो, अगर ये सीरीज एपी में है तो मैंने बताया था अगर सीरीज एपी में है और अगर हम इसको किसी टर्म से डिवाइड कर देंगे तो भी ये एपी में ही रहेगी। इसका मतलब इसको लॉग के से डिवाइड कर दो, पहले किससे डिवाइड करेंगे, लॉग के से, तो उसको हर टर्म को लॉग के से डिवाइड कर दो। तो बच्चों देखो मैंने लॉग के से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अभी भी एपी में रहेगा। अब बच्चों अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग के ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग के बी, 1 अपॉन लॉग के सी, 1 अपॉन लॉग के डी। ये किसमें होगा, एपी में ही है, ठीक है। तो अगर बच्चों ये रेसिप्रोकल में है एपी में, अगर हम उसको ऊपर ले आएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, अगर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन डब्ल्यू, ये सब किसमें है, ध्यान दीजिए ये सब किसमें है, एपी में है, तो उनके भी रेसिप्रोकल करेंगे तो किसमें हो जाएंगे, एचपी में, ठीक है ना। तो बच्चों ये लॉग के ए, लॉग के बी, लॉग के सी, लॉग के डी, ये किसमें होंगे, एचपी में होंगे। और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, और दूसरे की वैल्यू क्या है, y, तीसरे की वैल्यू क्या है, z, फिर वैल्यू क्या है, w, इसमें है इन HP में। हो गया प्रूफ। हर बच्चा क्वेश्चन ध्यान से देखे, ना समझ में आया तो पूछे। ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये उसके क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स के, ठीक है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं और मैं आपको टाइम दूंगा, आप आंसर निकालिएगा। Which term of HP is 1 upon 201? HP का कौन सा टर्म 1 upon 201 होगा, चलो मेरे को सॉल्व करके बताएं। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, आपके पास सीक्वेंस गिवन है 1, 1 upon 3, 1 upon 5 और आपको बताना है इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 1 upon 201 होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप बताइए ये सीक्वेंस एचपी में है, अगर ये एचपी में है तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये किसमें होगा, एपी में होगा, ठीक है ना भाई। ये जो सीक्वेंस है आप यही तो पूछ रहे हैं, सीक्वेंस का कौन सा टर्म 1 upon 1201 होगा।
तो आप क्या करिए, अगर ये एचपी में तो पूरे टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अब आप एपी में निकाल लीजिए कि वो 201 टर्म कौन सा है, और वही आपका एचपी में होगा, क्योंकि टर्म का कोई रेसिप्रोकल थोड़ा ना होता है। जैसे मान लो 5वां टर्म है, तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे 1/5 टर्म है। टर्म तो हमेशा इंटीजर ही होगा ना, या तो 5th टर्म होगा, या तो 6th टर्म होगा, या तो 7th टर्म होगा। तो आप एपी में लिख करके उसका टर्म निकाल लीजिए कौन सा है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो क्या लिखेंगे, मान लिया आपने जो nth टर्म है वो 201 है, तो nth टर्म क्या होगा, 1 + n-1 इंटू डी, ये 201 मैंने लिख दिया। तो बच्चों यहां से n का जो वैल्यू आएगा, वो n का वैल्यू आएगा 101, यानी 101वां टर्म जो होगा वो 1/201 के इक्वल होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हम लोग बच्चों नए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स की तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा और क्लास में ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलना बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। जो लोग क्लास में अटेंटिव रहेंगे उन्हीं का ही काम चल पाएगा। तो इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, तो जैसे आपने एन ज्योमेट्रिक मीन्स, एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, वैसे ही एन हार्मोनिक मीन्स भी होता है। कैसे करते हैं, बहुत ही आसान होता है। जिसको एपी क्लियर है वो एचपी के भी क्वेश्चंस कर सकता है। कैसे करेंगे देखिए जरा, सबसे पहले लिख लीजिए आप, लेट ए कॉमा बी बी टू गिवन नंबर्स, a comma b be two given numbers, ठीक है। if n numbers h1 h2 h3 up to hn are inserted between, if h1 h2 dot 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 hn are inserted between a and b such that the sequence a h1 h2 h3 hn comma b in an hp, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लिखा है let a comma b be two given numbers if n numbers h1 h2 h3 up to hn are inserted between a and b such that the sequence a comma h1 comma h2 up to hn comma b in hp, then h1 comma h2 comma hn are called n harmonic means between A and B, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एज सच पूरी कहानी मैंने आपको एपी में भी बताई थी, बस यहाँ पर एचपी है, वहां पर एपी थी। तो बच्चों आगे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान से स्टेप है। कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे a कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा h3 कॉमा डॉट 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 hn कॉमा b, ये किसमें है, hp में। अब बच्चों इसके रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 1/hn 1/b इन किसमें होंगे, एपी में होंगे, ठीक है।
और डी एक कॉमन डिफरेंस, लेट डी बी कॉमन डिफरेंस, देन कैसे लिखेंगे आप क्या कहेंगे, इस एपी का 1/b जो है वो कौन सा टर्म होगा, n+2th टर्म होगा। भाई ऐसे तो लिखेंगे, इस एपी का n+2th टर्म क्या होगा, 1/b होगा। तो कैसे लिखेंगे, n+2th टर्म किसके इक्वल है, 1/b। इस एपी का n+2th टर्म 1/b होगा। तो 1/b इज इक्वल टू एपी का फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1, दैट मींस n+1 इंटू डी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एपी में आपने किया था। तो बच्चों यहां से डी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आएगी a माइनस बी अपॉन n+1 टाइम्स ए बी। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई। और बच्चों इसके बाद तो सारी कहानी आपको क्लियर ही है। अगर आप 1/h1 लिखेंगे तो वो क्या होगा, 1/h1 वो किसके इक्वल होगा, 1/a+d के, है ना। 1/h2 क्या होगा, वो होगा 1/a+2d के, ऐसे तो लिखेंगे ना। डॉट 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 1/hn क्या होगा, वो होगा 1/a+nd के। अब डी की वैल्यूज आप पुट कर लेंगे तो आपके पास जितने भी हार्मोनिक मीन्स है वो निकल करके आ जाएंगे। भाई अभी देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या हो तो आप उनको बताइए, ये स्टैंडर्ड में। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों अब आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन है बच्चों, द एट्थ टर्म, the eighth term, the eighth term and 14th term of HP is 1/2 and 1/3। तो AP का 8th टर्म जो है 1/2 है और 14th टर्म आपका 1/3। आपको निकालना है फाइंड इट्स 20th टर्म। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, इस एपी का 8th टर्म है 1/2 और 14th टर्म है 1/3। तो मैंने बताया था अगर आपको एचपी का 8th टर्म लिखना है तो वो एपी के 8th टर्म का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरीके से अगर आपको एचपी का 14th टर्म लिखना है तो वो एपी के 14th टर्म का रेसिप्रोकल होगा। बताया था कि नहीं मेथड। इस तरीके से आप करिए, सॉल्व करिए, ए और डी आपका आ जाएगा तो आप 20वां टर्म निकाल लेंगे। और 20वां टर्म क्या होगा, वो एचपी के 20वें टर्म का रेसिप्रोकल होगा। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी भी आप देख लीजिए। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब इधर ध्यान दें, अब छोड़ दीजिए सारा काम, इधर ध्यान दीजिएगा, सब इधर देखिए।
छोटी सी एक प्रॉपर्टी है, पहले मैं वो आपको प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, पहले आप कॉपी में लिख लीजिए तसल्ली से। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक कॉमा ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स, एंड हार्मोनिक मीन्स। ये तो बच्चों जो ए होता है वो क्या होता है, a प्लस बी बाय 2 बताया था। अर्थमेटिक मीन अगर होता है तो वो क्या होता है, a प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन आपको क्या बताया था, वो बताया था 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अगर हम सिर्फ दो नंबर्स की बात करें तो उनका ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और बटो एक ऑब्जर्वेशन होता है और एक रिलेशन होता है जिसकी प्रूविंग मैं आपको बाद में कराऊंगा। आपको ध्यान रखना होगा कि दो नंबर्स का जो एम होता है यानी अर्थमेटिक मीन, वो बड़ा होता है उन दो नंबर्स के जीएम से, और दो नंबर्स का जो जीएम होता है वो बड़ा होता है उन दो नंबर्स के एचएम से। और एएम जीएम एचएम इक्वल भी हो सकते हैं जब वो नंबर्स आपस में इक्वल। तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि एएम हमेशा बड़ा होता है जीएम से और जीएम बड़ा होता है हमेशा एचएम से। मतलब एएम जीएम से बड़ा है, जीएम एचएम से बड़ा है, तो इसका मतलब एएम एचएम से भी बड़ा है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि दो नंबर्स का जो एएम होता है वो हमेशा बड़ा होता है जीएम से और जीएम बड़ा होता है उन दो नंबर्स के एचएम से। एचएम मतलब हार्मोनिक मीन। और बच्चों ये इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब नंबर्स आपके क्या होते हैं, इक्वल। मतलब a इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये इक्वालिटी भी होल्ड करती है। तो बच्चों ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना होगा कि am इज ग्रेटर और इक्वल टू gm और gm इज ग्रेटर और इक्वल टू hm। ठीक है, दूसरा देखिए, जो g स्क्वायर होता है वो a इंटू एच के इक्वल होता है। आप चेक करके देख लीजिए, आप a इंटू एच करिए, देखिए a भी लिखा है आपके सामने, h भी लिखा है। a आपका a प्लस बी बाई 2, h है 2ab अपॉन a प्लस बी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए a और h a b आ रहा है, और a b क्या होता है, g का स्क्वायर होता है ना। तो आपको याद रखना होगा कि g स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ah के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a g h किस में है, gp में है। a g h किस में होते हैं, gp में होते हैं, क्योंकि g स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा, a इंटू एच के। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, ये दो रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने होंगे कि दो नंबर्स का जो एम होता है वो हमेशा बड़ा होता है उनके जीएम से, और जो जीएम होता है उन दो नंबर्स के एचएम से हमेशा बड़ा होता है। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत पैदा करिए, ये आपको फुल एंड फाइनल याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन अटकने वाले हैं। आप चाहते हैं आपसे सारे क्वेश्चंस हो तो इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अभी भी कोई बच्चा हो जिसको कम समझ में आ रहा हो तो मेरे को बताया, भाई मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ अभी भी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, ARITH अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज या सीक्वेंस। यानी अब आप एक ऐसी सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं जिसमें एपी भी होगी और जीपी भी होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसको कहते हैं एजीपी। क्या कहते हैं, एजीपी, या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे समझा रहे हैं। जैसे मान लिखिए आपने लिखा इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an इन AP, मान लो ये AP में है,
एंड B1 कॉमा B2 कॉमा B3 डॉट 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 Bn, ये किसमें है? GP में है। ठीक, तो A1 A2 A3 AP में, B1 B2 B3 किसमें है? GP में है। तो जो बच्चा सीक्वेंस बनेगा, देन सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस है A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN is said to be an arithmetico-geometric sequence. Arithmetico-geometric sequence. ठीक है, इसको क्या कहेंगे कि अगर A1 A2 A3 AP में है, B1 B2 B3 GP में है, तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN ये किसमें होंगे? AGP में। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने लिखा A प्लस D इंटू R, A प्लस D इंटू R स्क्वायर, A प्लस 2D इंटू, समझ गए ना? तो आपको ये सीक्वेंस पे ध्यान देना होगा, हमें क्या लिख रहा हूं, जैसे A प्लस D इंटू R, A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर, A प्लस 3D इंटू R क्यूब। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ध्यान से देखिए इसको, ये AGP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें AB बन रही है, एक तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और एक GP भी बन रही है, R स्क्वायर R क्यूब। तो ये क्या है? इस AGP सीरीज है ना, AGP सीरीज है आपकी। बोलो भाई, समझ में आया सबको? इसको हम लोग क्या कहते हैं? AGP सीरीज कहते हैं। तो सभी तो बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? AGP सीरीज कहते हैं। तो